राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? मस्त है सभी। आज आपकी जो क्लास होगी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमें कवर करने हैं क्रिटिकल एंगल, टीआईआर, टीआईआर की एप्लीकेशन और टीआईआर के न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास से एग्जाम में कंफर्म है आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मजेदार तरीके से आपको समझा रहे हैं क्रिटिकल एंगल, टीआईआर। पूरी क्लास में ही आपको सभी टॉपिक कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है आपका क्रिटिकल एंगल। तो देखिए, सबसे पहले इससे पहले हमने जो क्लास में देखा था कि जब कोई भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है। उसी पर बेस्ड है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या है कि सबसे पहले लाइट डेंसर टू रेयरर, लाइट डेंसर से रेयरर के लिए मूव करनी चाहिए। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब नॉर्मल से दूर जाएगी तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है? तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए, तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्या है क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction becomes 90 degree known as critical angle, known as critical। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए 90 डिग्री, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे जरूरी है कि लाइट डेंसर से कहां की तरफ? रेयरर की तरफ मूव करे। जैसे इसको डायग्राम से हम समझते हैं, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयरर। लाइट ये आ रही है और ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब कोई भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो लाइट तो सीधे जाना चाहेगी, बट डेंसर से रेयरर में जाने पर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल और एंगल आर की वैल्यू एंगल आई से ज्यादा आती है। ये हमें पहले से पता है। अब अगर ऐसा हम करें कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले कि लाइट रेयरर में जाए ही ना डेंसर में वापस आए, बल्कि जो एक्सिस है इसी के पैरेलल बाहर चली जाए और एंगल आर की वैल्यू कितनी बन जाए? 90। डायग्राम से समझते हैं। ये सरफेस, ये बना लिया नॉर्मल। अब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये टकराए तो टकराने के बाद ना तो डेंसर में जाए ना रेयरर में, बल्कि इसी एक्सिस के पैरेलल ही बाहर निकल जाए। इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या नाम है इसका? ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू कितनी हो गई? 90, और ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देख रहे हैं, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो यही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो आई की वैल्यू सी के बराबर। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसी का नाम है क्रिटिकल एंगल। याद हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल में याद रखना है ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब बात आती है कि इसे निकालेंगे कैसे, कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। निकालना बिल्कुल आसान है। अब ये डेंसर मीडियम है, रेयरर। मान ली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब कभी भी हमें कोई भी रिलेशन आई और आर का निकालना है तो एक ही तरीका है, स्नेल्स लॉ। अब बेटा स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था कि जिधर का मीडियम उधर का ही एंगल, नीचे का मीडियम तो नीचे का एंगल। अब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एंगल साइन क्रिटिकल एंगल को लिखा सी से, इधर का μ2 और एंगल कितना है? 90।
तो μ1 sin c इक्वल टू μ2 sin 90 की वैल्यू 1, तो sin c μ2 बाई μ1, और यही जो sin c लिखा है इसी c को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो c की वैल्यू sin इनवर्स μ2 बाई μ1, ये होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। और एक ही फॉर्मूला है जिससे आप सबके सब क्वेश्चन कर डालेंगे। कभी भी क्रिटिकल एंगल निकालना है तो याद रखिए sin इनवर्स μ2 बाई μ1। अब ध्यान से देखिए, अगर कभी ऐसा दिया हो इफ रेयरर मीडियम इज एयर, अगर जो हमारा रेयरर मीडियम है इस तरफ ए एयर हो जाए, एयर का मतलब μ2 की वैल्यू कितनी 1, तो सी आ जाएगा sin इनवर्स μ2 1 बाई μ1, तो sin इनवर्स 1 बाई μ1। तो इसे याद करने से अच्छा ऊपर वाला याद रखिए c इक्वल sin इनवर्स μ2 बाई μ1, और यही c आपका हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम सीखते हैं इसी का थोड़ा सा और बढ़ता हुआ एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं TIR, जो कि बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है TIR को सीखना। तो नोट करिए सभी, नोट कर लिया। अब आते हैं TIR। तो चलिए देखते हैं अब TIR को। TIR बोलते हैं इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब मीडियम में लाइट रेज वापस आ जा रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए समझते हैं इसे TIR को क्या होता है, कैसे निकालना है। तो देखिए TIR होगा तब जब इसके लिए पहले दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अब दो कंडीशन कौन कौन सी है, जैसे क्रिटिकल एंगल को देखा कि जब रेज डेंसर से रेयरर में जाए, तो उसी तरीके से TIR के लिए भी रेज शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो रेज का जाना जरूरी है डेंसर से रेयरर में। दूसरी चीज, जब कोई भी रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है तो उसके साथ में एक चीज का ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है और रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है, तभी जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो TIR नहीं होगा। तो TIR में होगा क्या कि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो रेज डेंसर से रेयरर में जाएगी नहीं, टकराने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक, लाइट गई टकराई, टकरा के सेम मीडियम में वापस, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR। तो देखिए ये डेंसर और ये रेयरर। अभी हमने क्या सीखा कि कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे आई, ए एंगल क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट रे टकराने के बाद यहीं से चली जाएगी, एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री, और ये हो जाएगा ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखिए आ रही है लाइट, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो देख रहे डेंसर से रेयरर में जाने पर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इससे भी ज्यादा एंगल हो गया, तो रेज अब इधर तो जा नहीं सकती, इधर से ऊपर ही जाएगी, तो रेज सेम मीडियम में वापस आने लगी, तो टकराई, टकरा के बाद सेम मीडियम में वापस। ए एंगल जो होगा और इधर एंगल आ रहा है, अब ये डेंसर है, एक कौन सा रेयरर, तो बताइए अब यहां कौन सा फिनोमेना दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है लेकिन फिर भी हो रहा है यहां पर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में पता है कि एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या है सेम, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR। तो TIR के लिए क्या जरूरी है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो रेज डेंसर से रेयरर में ना जाकर सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस, और उसी फिनोमेना का नाम होता है TIR। तो समझ में आया TIR क्या है। अब इस TIR का फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है,
कहां कहां पे यूज होता है उस चीज को हम समझते हैं। तो पहले इसके हम यूजेस पे आते हैं, फिर जाकर इसके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो क्रिटिकल एंगल की या टीआईआर है, टीआईआर के हमें 3 यूजेस देखने हैं। सबसे पहले जो हम इसका यूज देखते हैं कि टीआईआर का यूज ऑप्टिकल फाइबर में कैसे होता है, फिर टीआईआर का यूज मिराज में कैसे होता है, फिर टीआईआर का यूज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में। और इन तीनों में से एक टॉपिक आएगा 2 या 3 नंबर में, ये फिक्स है। तो चलिए देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर के क्या क्या एप्लीकेशन है उनके बारे में समझना। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है टीआईआर का, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। इसी के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, बट बहुत हाई स्पीड से, अप्रोक्सीमेट विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर डेटा या सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं, या जो डिवाइस है उसी का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to transmit the signal or data from one place to another place with the high speed या with the speed of light। इसी डिवाइस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है शेप में, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए जिसके पार्ट्स होते हैं, डायग्राम से समझ लेंगे। 2 पार्ट्स हैं। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोर। कोर होता है इसका इनर पार्ट, और इसकी डेंसिटी हाई होती है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो इसके ऊपर की लेयर होगी उसे बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग होता है इसका आउटर पार्ट, जिसका होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके कंपैरिजन में? कोर के कंपैरिजन में। तो डायग्राम बना के इसे पूरा क्लियर तरीके से समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनता है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए ये हमने कोई पाइप ले ली, सिलिंड्रिकल शेप की कोई पाइप है। डायग्राम हम सीधा भी बना सकते हैं, बट इस तरीके से बना रहे हैं ताकि आपको पूरा फील आए कि कैसे टीआईआर होता है। यहाँ पे ये जो अंदर की लेयर है इसके ऊपर एक लेयर और लगी होगी। जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं कोर, जो बाहर वाली लेयर है क्लैडिंग। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1 है, इसका μ2। तो पता है कि कोर का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो μ1 ग्रेटर देन μ2, मतलब अंदर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब कोई लाइट आ रही है इधर, ये बिल्कुल नॉर्मल जा रही है, सरफेस से टकरा रही है। अब देखिए लाइट आई यहां पे सरफेस पे टकराई, तो सबसे पहले यहां पे रिफ्रैक्शन होने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। ये बना रही है नॉर्मल। अब नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट रे है इसके बीच का एंगल मान लिया कितना, आई। और यहां पर जो क्रिटिकल एंगल है मान लिया सी है, और ये लाइट रे इस तरीके से सरफेस पर टकरा रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है और लाइट रेज अंदर का मीडियम डेंसर, बाहर का रेयरर, और लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, देखिए डेंसर से रेयरर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो कौन सा फिनोमेना होगा, टीआईआर। तो लाइट रे जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे टकरा के वापस, और एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, सेम। फिर लाइट रे यहां पर आई, एंगल आई टकरा के गई आर,
यहां पर भी एंगल आई, एंगल आई, ये तो हमेशा सेम होगा। फिर लाइट रे यहां पर आई, टकराई, नॉर्मल खींचा, टकरा के वापस, फिर यहां पे आई, गई इधर, टकरा के वापस, इधर आई, लाइट रे गई, फिर टकरा के वापस। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस लाइट बहुत तेजी से टीआईआर से होते होते मूव करती रहती है। इसी डिवाइस का नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो एग्जाम में जब भी आएगा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, डायग्राम बनाइए, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब कहां कहां पर हम टीआईआर में ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो देखिए पहला एप्लीकेशन तो हो गया कि टेलीकम्युनिकेशन में। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है जहां पर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने हैं कहीं पर। कम्युनिकेशन देखते हैं जितने बड़े बड़े एयरटेल जियो, ये सब तो टेलीकम्युनिकेशन में आते हैं। जो बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह होते हैं वहां जो कम्युनिकेशन होता है उन सभी में मैक्सिमम हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ये होता है यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन, यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन। दूसरा इसका यूज क्या होगा, दूसरा इसको देखिए, एक आपने मेडिकल फील्ड में यूज सुना होगा इसका। मेडिकल फील्ड में एक चीज होती है जिसका नाम है एंडोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बायो वाले लोगों ने तो शायद अक्सर पढ़ा होगा इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी क्या होता है कि अगर कभी पेट में कोई ऐसा पार्ट है जिसकी बाई मेडिसिन अभी ठीक नहीं हो पा रहा है और हम एक्सरे वगैरह लिए, एक्सरे से भी पता नहीं चल रहा है, तो फिर हम क्या कराते हैं, इंडोस्कोपी। जैसे पेट में स्टोन है या हार्ट के अंदर या लीवर वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम इंडोस्कोपी कराते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर करता क्या है, एक पाइप लेगा, दो पाइप होती हैं, गले में डाल देगा, पाइप के नीचे लगी रहती है, कैमरा फिट रहता है। अब कैमरा पेट के अंदर गया तो उसे पिक्चर लेनी है। अब पिक्चर बताइए कैमरा कब ले पाएगा, जब वहां उजाला होगा। और उजाला लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और पाइप डालते हैं और उस पाइप से हम लाइट को डालते हैं। तो जैसे लाइट जाएगी टीआईआर होते हुए बहुत जल्दी लाइट, तो अंदर पेट में पूरा उजाला हो जाएगा। और जैसे पेट में उजाला होगा कैमरा पूरे पेट की जल्दी जल्दी पिक्चर ले लेगा। अब पूरे पेट की पिक्चर हो गई, तो जहां पे जो प्रॉब्लम है, कोई अगर सिम्टम्स है किसी प्रॉब्लम के, तो पेट में हमें दिख जाता है, क्योंकि पूरी पेट की फोटोग्राफी अच्छे तरीके से हम ले लेते हैं इंडोस्कोपी में। तो यहाँ पर टीआईआर का यूज हो जाता है। तो ये सब यूजेस हैं जो टीआईआर के आपको याद रखने हैं ऑप्टिकल फाइबर में। याद हो जाएगा सभी को। अब इसे यूज कर लिया तो इसके बाद हमें दूसरा एप्लीकेशन समझना है, मिराज। कि मिराज क्या होता है। तो अब जो हम अगला टॉपिक देखेंगे दैट इज मिराज। अब देखिए मिराज क्या होता है। मिराज का मतलब है कि आपने देखा होगा कभी कभी गर्मियों के टाइम पे आप हाईवे वगैरह रोड पे जाएं तो जब बहुत धूप पड़ती है तो आप दूर से जब रोड पर आगे देखते हैं तो आपको रोड पे पानी पानी दिखाई देता है। आपको लगता है कि आगे पानी है, लेकिन जैसे वहां पर आप पहुंचते हैं गाड़ी से तो फिर पूरा रोड रहता है, पानी नहीं दिखाई देता। फिर आगे देखने पर फिर आगे दिखाई देगा पानी। तो जो इल्यूजन है आपको हो रहा है उसी इल्यूजन का नाम होता है मिराज। और ये ज्यादातर देखने में मिलता है जो डिजर्ट वाले फील्ड है, जैसे जहां पे पूरा का पूरा रेगिस्तान है, वहां पर ऊपर बालू होता है और दूर से हम कभी देखते हैं तो कहीं कोई पेड़ वगैरह है तो पेड़ की शैडो हमें दिखाई देती है। अब शैडो अगर दिखाई दे रही है तो हमें लगता है कि वहां पर पानी है, और जैसे उसके पास हम जाते हैं फिर वही बालू बालू दिखाई देता है। तो वही जो आपकी आंखों में इल्यूजन होता है उसी इल्यूजन को हम बोलते हैं मिराज। तो मिराज क्या है, एक इल्यूजन है, उसी इल्यूजन को हमें समझना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे बहुत सारे लेयर्स हैं सैंड की, या ऊपर की लेयर्स हमने ड्रॉ कर दी। चलिए बहुत सारे layers। ए मिराज। अब देखिए इधर अब ये बहुत सारे लेयर्स हैं।
अब देखिए लेयर में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है नीचे वाली सरफेस का। अब अगर नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो जो यहाँ नीचे वाली एयर प्रेजेंट होगी ये तो धीरे धीरे कहां चली जाएगी, ऊपर, जो टेम्परेचर देने से मिलेगी एनर्जी, और जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर जाएंगे। तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब अगर डेंसिटी कम है तो नीचे वाला जो मटेरियल होगा या सरफेस है ये रेयरर होगा, और इसकी कंपैरिजन में डेंसर, फिर ऊपर और डेंसर और डेंसर और डेंसर डेंसर। तो ऊपर वाले जो मीडियम होगा ये सबसे ज्यादा डेंसर है क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और नीचे वाला कैसा है, रेयर। लेकिन इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ऊपर वाला डेंसर नीचे वाला रेयर, इन दोनों में डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर और रेयर। तो दो में ऊपर डेंसर नीचे क्या होगा, रेयर। अब एक रिलेशन याद रखिएगा कि टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो जो नीचे वाली लेयर होती है सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म, और जो ऊपर वाली होती है ये नॉर्मल होती है, गर्म नहीं होती। तो नीचे वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तो रेयर, ऊपर का डेंसर। अब इधर हमने मान लिया इधर कोई आपका पेड़ है, यहाँ पे ये डिजर्ट है, इधर कोई पेड़ है। अब कोई ऑब्जर्वर है कहीं से देख रहा है, वो देख किसे रहा है, पेड़ को। तो जिस चीज को हम देखते हैं रेज वहीं से हम निकालते हैं। तो यहां से रेज निकली, इधर आ रही, अब रेज आई यहाँ पे टकराई, तो सबसे पहले बनाए नॉर्मल, ऊपर का मीडियम है डेंसर, नीचे का रेयर। अब बताइए कोई भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो टूवर्ड से अवे, तो लाइट रेज जाना तो बिल्कुल सीधा चाहेगी, बट सीधा ना जाकर थोड़ा सा दूर चली जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर जाने पर अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर यहां पर आई, अभी भी ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, तो लाइट है डेंसर से रेयर में जाने पर जाना सीधा चाहेगी बट थोड़ी सी डेविएट होगी। फिर ऊपर आई, ऊपर से नीचे, डेंसर से रेयर में सीधे जाना चाहेगी बट थोड़ा सा और डेविएशन। तो देख रहे हैं जैसे जैसे डेंसर से रेयर में जा रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तब जाकर कौन सा फिनोमिना स्टार्ट होगा, तब स्टार्ट होगा TIR। अब लाइट ऊपर जाएगी, जितने एंगल पे आई रही होगी यहाँ पे उतने एंगल पे बाउंस। अब उल्टा हो गया, अब लाइट रेयर और ऊपर डेंसर, थोड़ा सा हमने सरफेस और बढ़ा दिया। अब ऊपर रेयर है नीचे डेंसर, अब इधर नीचे रेयर ऊपर डेंसर, तो लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो जाना सीधे से आएगी बट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर लाइट जब रेयर से डेंसर में थोड़ी सी बेंड, अब फिर रेयर से डेंसर में तो थोड़ी सी बेंड होगी और इधर से पहुंचेगी, और इधर होगा हमारा ऑब्जर्वर, ये उसकी आंखें हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर। तो देख लें जैसे ही लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना स्टार्ट होती है। अब इन्हीं रेज को हम पीछे बढ़ाते हैं तो रेज बिल्कुल उसकी जहां पे मिल जाएंगी यही बन जाती है इसकी इमेज। तो जो हमने पेड़ लगाया उसकी ये बन जाएगी बिल्कुल इमेज। तो जो पेड़ हमें दिख रहा है, जिसे देखना है, उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। अब अगर इसकी इमेज यहाँ पर है, अब अगर इसकी इमेज यहाँ पर है तो फिर क्या होगा, इमेज हमें दिखाई दे रही है, और इमेज दिखाई कहाँ पे देती है, वाटर में। तो हमें लगेगा ये जो बालू है इसकी जगह पे पूरा का पूरा क्या आ गया, वाटर। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR में मिराज का एप्लीकेशन। तो समझ में आ गया मिराज क्या होता है। तो इस मिराज के बाद में हमें सीखना है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और जैसे रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होगा फिर उसके आगे करेंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए पहले से नौकरी से देखा, अब इसके बाद में हम सीखते हैं तीसरा इसका एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो इसका जो तीसरा एप्लीकेशन होता है इसका नाम है टोटली रिफ्लेक्टिंग, कि मतलब टोटली पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे प्रिज्म में हमने क्या सीखा है, लाइट रे आती है टकरा के दूसरे मीडियम में जाती है,
बट प्रिज्म को हम इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं कि वो बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की तरीके से बिहेव करे। चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं ए, हमने ये प्रिज्म का डायग्राम बनाया। ए प्रिज्म इस तरीके से है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल है तो 90, एंगल 45 45। ए है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये है आपका प्रिज्म। तो ध्यान से देखिए, ये जो प्रिज्म है इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है इसकी वैल्यू हमें पता है 42 डिग्री। प्रिज्म डिजाइन किया तो हमें पता है कि कितने पे रिफ्लेक्शन होगा, तो हमने इसके लिए क्रिटिकल एंगल रखा 42 डिग्री। अब इधर से कोई लाइट रेज आ रही है, इधर से, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये भी, इधर से लाइट रेज आ रही है। अब ये लाइट रेज आके इससे टकराएगी तो फिर क्या क्या होगा इसी के बारे में देखते हैं। अभी देखिए लाइट रेज नॉर्मल जा रही है, तो क्या सीखा है, जो भी लाइट रेज नॉर्मल जाती है, नॉर्मल लाइट रेज में कोई भी चेंजमेंट या डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, तो लाइट रेज सीधे जा रही है, सरफेस पर टकराई, तो सरफेस पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है तो ये भी एंगल 90 का, ये 45 है तो ये भी एंगल 45। अब बताइए पूरा एंगल बना है 90 का, ऊपर 45 तो नीचे भी कितना 45। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ये 45 डिग्री और क्रिटिकल एंगल है हमारा 42 डिग्री, तो दिख रहा है आई की वैल्यू सी से ज्यादा है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो क्या रेज दूसरे मीडियम में जाएंगी, नहीं जाएंगी, टकरा के सेम मीडियम में बाउंस बैक। तो देखिए यहाँ पे गई रेज, टकरा के बिल्कुल वापस। दूसरा, जो रेज यहां से जा रही बिल्कुल इसी तरीके से गई, टकराई, नॉर्मल ड्रॉ किया, ए बी एंगल कितने का बनेगा 45, गई टकरा कर फिर बाउंस बैक, ए बी एंगल 45। तो देख रहे हैं जो रेज गई टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल, इसी फिनोमेना का नाम होता है टोटल डिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसकी और भी इसी तरीके से रिवर्सिंग प्रिज्म वगैरह में भी इसका हम यूज कर लेते हैं। तो जो मेन एप्लीकेशन है टोटल डिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो इतना पार्ट था रिफ्रैक्शन में जो आपको कंप्लीट करना है। अब इसके हम 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो जल्दी से नोट करिए, फिर कराते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब सभी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एक क्वेश्चन में दे रखा है एक पहले डायग्राम, तो सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करिए। ये दे रखा है कोई ट्रायंगल है एबीसी, प्रिज्म है, एंगल 45 डिग्री है, पी क्यू इंसिडेंट रे, पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, पी क्यू, ये इंसिडेंट रे इस तरीके से है कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में डेटा दे रखा है आपको पी क्यू इज द इंसिडेंट रे PQ is the incident ray on appraised as shown। अब आपसे पूछ रखा है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यहां पर है 45 डिग्री, तो पूछा है फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कि जो प्रिज्म है इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, अब ये लाइट रे नॉर्मल आ रही है,
तो जो लाइट रे नॉर्मल आती है ये तो बिल्कुल सीधे पास करेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल 90 है तो ये भी एंगल कितने का बनेगा 90। अब इधर 90 इधर 45, तो अभी ए बी एंगल आ गया 45। अब सबसे पहले लाइट रे यहां पर आई तो सबसे पहले खींचना पड़ेगा नॉर्मल। अब नॉर्मल हमने खींच दिया, ऊपर 45 से पूरा एंगल बनेगा 90, तो नीचे भी कितने का एंगल बना 45, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है 45 डिग्री। और ये चीज आपको दिख रही है, क्रिटिकल एंगल भी कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो क्या समझ में आया कि आई और सी दोनों की वैल्यू बराबर है कितनी 45 डिग्री। और जब आई और सी दोनों बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल, तब कौन सा फिनोमेना होगा ग्रेजिंग इमर्जेंस। मतलब लाइट रे ना तो इधर आएगी ना इधर, टकराने के बाद यहीं से सेम क्या कर जाएगी ए बन जाएगी इसकी इमर्जेंट रे। ए इसका डायग्राम बनेगा इमर्जेंट रे। अब इसकी हमने बना दी इमर्जेंट रे, तो जैसे इसकी हमने इमर्जेंट रे बनाई, अब आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या तरीका होता है, साइन सी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये तरीका था साइन सी। म्यू टू इधर एयर होगा, ये आपका प्रिज्म है, तो म्यू टू की वैल्यू कितनी है 1। अब इधर एंगल दे रखा है साइन 45 डिग्री, और म्यू वन की वैल्यू है प्रिज्म तो म्यू वन 1/μ1। अब बताइए साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इधर 1/μ1, तो उल्टा कर दे म्यू वन की वैल्यू √2, और यही वैल्यू किसकी है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया प्रिज्म का, उसकी वैल्यू कितनी आ गई √2। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें रे डायग्राम अच्छे तरीके से खींचना है। रे डायग्राम बना लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसे ड्रॉ करिए, फिर क्वेश्चन और कराते हैं। इसमें भी पूछ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये अगला क्वेश्चन है आपका। इधर ए बी सी, एंगल है 60 डिग्री 90, लाइट रे आ रही है नॉर्मल पी क्यू 90 डिग्री पे, एंगल 60 ऊपर है 30 डिग्री, इधर है ग्लास इधर है एयर। तो पूछा है कंप्लीट द पाथ ऑफ रे एंड फाइंड साइन आई टू। साइन आई टू का मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां पूछा है फाइंड साइन आई टू। साइन आई टू, जहां आई टू बता दिया है कि आई टू का मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एक डेटा दे रखा है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 42 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो चलिए अब क्या करना होगा, पाथ इसका ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइट रे नॉर्मल इस पे आ रही है, तो नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं, जितने एंगल पर आई उतने एंगल पे चली जाएगी। एंगल 90 डिग्री, इधर 90 30 तो इधर कितना 60। जैसे हम यहां पर आए खींचे नॉर्मल, अब ऊपर का एंगल है 60 डिग्री, तो बताइए ये वाला एंगल कितने का बन जाएगा 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है। अब जब एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है, तो ना तो क्रिटिकल ना तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा ना TIR, मतलब रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। एक कितना एंगल इमर्जेंस का I2। अब इसी I2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इमरजेंस रे थी, डायग्राम समझ में आया ऐसा क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पर रे सीधे बाहर जाएगी, क्योंकि I की वैल्यू C से छोटी है, I इज लेस देन C। अब इस I2 की वैल्यू निकालनी है, तो एक ही तरीका है, अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या तरीका था स्नेल्स लॉ का, कैसे निकालते हैं स्नेल्स लॉ से। तरीका है इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एंगल साइन 30, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है 1, और इधर साइन I2, तो 1.5 साइन 30 कितना 1/2, तो 1 इंटू साइन I2।
अब 1.5 में 2 से डिवाइड करें तो 0.75 साइन i2, तो i2 आ जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल की वैल्यू, इमर्जेंट की वैल्यू है साइन इनवर्स 0.75। तरीका समझ में आया कैसे निकालना है? एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, फिर इसके बाद आपका ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक सीट का लास्ट क्वेश्चन एक नोट करते हैं। ये लाइट रेज आ रही ए बी सी, ए एंगल दे रखा 45 डिग्री, और एक चीज और आपको दे रखी है कि ये ग्रेजिंग इमरजेंस का केस है, लाइट रे ऐसे जा रही है। तो पूछा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? तो एक ही तरीका है, पहले रेज 45 पे 90 डिग्री, तो आपको समझ में आ गया ऊपर भी कितने बनेगा 45, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब इंसिडेंट रे है नॉर्मल पे जा रही है, तो जो 90 पे गई 90 पे जाएगी, यहां टकराई तो एंगल बना 45, कितने का 45। अब इधर का मीडियम एयर है, प्रिज्म का मान लिया म्यू पी, तेरे जैसे जा रही है। अब एक ही तरीका है प्लाइस नेल्स लॉ, क्या तरीका था? म्यू पी एंगल है साइन 45, इधर एयर का 1, इधर साइन 90, ये तो पूरा एंगल नॉर्मल खींचेंगे तो कितने का बन जाएगा 90, साइन 45 1/√2 1 साइन 91, तो म्यू पी कितना आ जाएगा √2। तो ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना √2। ऐसे सीट में और भी सारे क्वेश्चन हैं, तो इनकी क्वेश्चन की पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, बाकी क्वेश्चन करिएगा, और जो बाकी क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन भी हम जल्दी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो अब जाके आपका पूरा रिफ्रैक्शन खत्म हो गया। अब एक पार्ट और बचा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो अगली क्लास में रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद आपका लेंस, फिर प्रिज्म, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और मजे से पढ़ाई करिए। ठीक है, बाय बाय।